नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः इस चैनल पर कुछ जन उपयोगी बातें लेकर के हाजिर हूँ। तो आज मैं एक महान दार्शनिक का जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्री, बायोग्राफी लेकर के हाजिर हूँ। और यह बायोग्राफी हम सबको प्रेरणा प्रदान करेगा और हमारा हौसला को बुलंद रखेगा और हमें निराश होने से बचाएगा। तो आपके मन में यह ख्याल उत्पन्न हो रहा होगा, यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि कौन सा महान दार्शनिक का लाइफ हिस्ट्री आज लेकर के हाजिर हूं मैं। तो आज मैं एक महान दार्शनिक जिसका नाम है रूसो। आप में से अधिकांश लोग इस नाम से परिचित होंगे। अगर जो परिचित नहीं हैं तो इस वीडियो के माध्यम से परिचित हो जाएंगे। तो आज मैं एक महान दार्शनिक का लाइफ हिस्ट्री, जीवन वृत्त लेकर के हाजिर हूं। वह महान दार्शनिक है जीन जैक्स रूसो, जो रूसो के नाम से जाना जाता है। रूसो के जीवन की घटनाएं, रूसो के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। अक्सर दार्शनिक अपने रचनाओं, अपने विचारों, अपने लेखों के माध्यम से जाने जाते हैं, मशहूर होते हैं। लेकिन रूसो एक ऐसा दार्शनिक रहा है जो अपने लेखों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम के साथ साथ अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के कारण भी मशहूर रहा है। तो उसका जीवनी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है और उत्तेजनापूर्ण रहा है, अंदर से झकझोर देने वाला रहा है रूसो का जीवनी। तो चलिए हम रूसो की जीवनी आप लोगों को सामने रख रहा हूं। रूसो का जन्म 28 जून 1712 ईस्वी में जनेवा में होता है। अब आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि जनेवा कहाँ है। जनेवा स्विट्जरलैंड के एक प्रमुख शहर है। स्विट्जरलैंड का एक प्रमुख शहर है और यह फ्रांस से सटा हुआ है। जैसे भारत पाकिस्तान से सटा हुआ है और भारत का एक प्रसिद्ध शहर, प्रमुख शहर, जैसे मान लीजिए अमृतसर पाकिस्तान से सटा हुआ है। अमृतसर में बाघा बॉर्डर है। उसी तरह जेनेवा से सटा हुआ फ्रांस है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जहां जीन जैक्स रूसो का जन्म होता है। और उसके पिता का नाम आइजक रूसो था। पिता का नाम आइजक रूसो था, जो मूल रूप से फ्रांस के रहने वाला था। लेकिन फ्रांस में हुए धार्मिक अत्याचारों से तंग आकर के वह भाग करके जनेवा में शरण लिया था, जनेवा में बस गया था। इसको यूं समझिए कि जैसे बांग्लादेश में अभी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो वहां से भाग करके हिंदू भारत में आके शरण ले ले, उसी प्रकार वहां धार्मिक अत्याचार से तंग आकर, त्रस्त होकर वह रूसो के पिता आइजक रूसो जनेवा में शरण लिया और जनेवा में बस गया। रूसो के जन्म के समय उसका माता का देहांत हो जाता है। रूसो के प्रजनन के समय ही माता का देहांत हो जाता है। कितना उत्तेजनापूर्ण यह घटना है, कितना दुखद घटना है कि माँ जन्म देकर के स्वर्गवासित हो जाती है। अर्थात रूसो अपना माँ क्या होता है उससे अनजान रहता है। रूसो माँ का प्यार प्राप्त करने में असफल रहता है। कितना दुखद घटना है, जो माँ जन्म दे करके सर्ववासित हो जाए,
यानी बच्चा को यह पता नहीं कि माँ क्या होता है। वैसी स्थिति रूसो के साथ होता है। रूसो के पिता घड़ीसाज थे, लेकिन उनकी रुचि, विशेष अभिरुचि नृत्य में था। उसके पिता को नृत्य विशेषज्ञ बनने का धूम सवार था। आइजक रूसो के पिता नृत्य विशेषज्ञ बनना चाहता था। साथ ही उसके पिता अशिक्षित था, चंचल मनोवृत्ति का था और चरित्रहीन भी था। रूसो अपने एक आत्मकथा में लिखता है कि हमारे पिता मुझे रात रात भर अश्लील पुस्तकें पढ़कर सुनाने के लिए बोलते थे और रोमांचकारी अश्लील उपन्यास पढ़कर सुनाने के लिए बोलते थे, जब उसो का उम्र 5-6 साल का लगभग रहा होगा। तो उसके पिता को नृत्य का विशेषज्ञ बनने का धूम सवार था। अपना व्यवसाय घड़ीसाज वाला बिल्कुल छोड़ दिया था और धीरे धीरे वह बहुत ही दयनीय आर्थिक हालात को प्राप्त हो चुका था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी रूसो के पिता का। तो रूसो के पिता, जैसा कि रूसो कहता है कि हमारा पिता रात रात भर अश्लील पुस्तक पढ़कर सुनाने के लिए कहा करते थे और आनंद प्राप्त करते थे जब मैं 5-6 साल का हुआ करता था। रूसो का खुद लिखता है। इस तरह से कह सकते हैं कि रूसो के पिता चरित्रहीन थे और रूसो के पिता रूसो को रात रात भर अश्लील पुस्तक पढ़कर सुनाने के लिए बोलता था, जिसके कारण रूसो के कोमल भावना पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और वो भी आवारागर्दी करने लगा और उसका भी मनोवृत्ति अशांत रहता था, चंचल हो गया था। रूसो कहता है कि हम बचपन में अनुभव तो करते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे, लेकिन पिता ने हमें जो रात रात भर पुस्तक पढ़ने के लिए कहा करते थे, जिससे हमारे अंदर पढ़ने लिखने का जो है हम सीख गए और पढ़ने लगे। एक समय की बात है, जनेवा में रूसो के पिता ने एक व्यक्ति से लड़ाई में उस व्यक्ति को पूरी तरह से घायल कर दिया था और फिर वह सजा पाने के डर से वह जनेवा छोड़ करके कहीं चला गया, भाग गया। लेकिन भागने से पूर्व रूसो को उसके चाचा के हाथ, चाचा के संरक्षण में सौंप करके वह भाग गया। अब रूसो अपना चाचा के यहाँ रहने लगा। उसके चाचा उसे शिक्षा देने के लिए जनेवा से दूर एक थोड़ा सा अलग हटके एक शहर था, बाइसी नगर, जहां रूसो को शिक्षा प्राप्त करने के लिए रखा गया। लेकिन रूसो को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। वहां से वह पुनः 2 साल बाद भाग करके अपने चाचा के पास आ जाता है और फिर उसके चाचा उसे खुदाई का काम सिखाने के लिए एक व्यक्ति के पास रख देते हैं, जहां रूसो का मालिक रूसो को बहुत ही निर्दयता पूर्वक पीटता था, डांटता था खुदाई सिखाने के नाम पर। तो रूसो उसकी दुष्टता से तंग आकर अपना मालिक, जहां वह खुदाई सिखाई के लिए रखा गया था, वहां से वह भाग जाता है और फिर वह फ्रांस चला जाता है। जनेवा से फ्रांस चला जाता है। फिर उसके माता के अनुपस्थिति में, जिस समय वह फ्रांस जाता है, उसका उम्र 16 साल का हुआ होता है और अब उसकी माता के अनुपस्थिति में जिस स्त्री ने उसे लालन पालन करने का बीड़ा उठाया, रूसो उसी से ही प्यार करने लग जाता है। देखिए कितना दिलचस्प लाइफ हिस्ट्री है रूसो का। उसी से ही वह प्यार करने लग जाता है और यहीं से रूसो के जीवन में आवारागर्दी का दिन शुरू होता है। वह रूसो आवारागर्दी करते हुए जीवन गुजारने लगता है। वह फ्रांस के गलियों में रोजगार प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकते रहता है। जहां कहीं भी उसे नौकरी मिलती
या तो नौकरी से उसे निकाल दिया जाता या फिर खुद ही वह वहाँ टिक नहीं पाता, काम छोड़ देता और नौकरी से को छोड़ देता। और जो भी वह धंधा पानी करता उसमें उसके मन नहीं लगता, वह असफल हो जाता और धंधा को बंद कर देता। जो भी रोजगार करता वह उस कारोबार करता उसको वह बंद कर देता। इस तरह से उसका आवारागर्दी का दिन चलता रहा। एक समय की बात है, रूसो खुद लिखता है कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी खराब हो गई कि हमने छोटी मोटी चोरियां भी करने लगा। रूसो के पास पैसा नहीं था, इस पैसा नहीं हुआ करता था क्योंकि वो नौकरी नहीं कर पाता था और वो कारोबार में भी असफल हो जाता था, कारोबार भी नहीं कर पाता था, तो उसके पास आर्थिक हालात खराब हो जाती थी, पैसा नहीं होता था, तो वह छोटी मोटी चोरियां भी करने लगा था। एक समय की बात है, फ्रांस के सड़कों पर वह टहल रहा था रोजी रोजगार के तलाश में। अचानक से एक पादरी से उसकी मुलाकात होती है और फिर वह पादरी रूसो को कैथोलिक धर्म में परिवर्तन करा करके एक पादरीन के पास मैडम डिवारेंस नाम के एक स्त्री के संरक्षण में उसको रख देता है। लेकिन जिसको संरक्षण में रखता है, रूसो उस पर भी आसक्त हो जाता है। रूसो उसमें आसक्त हो जाता है, उसका अट्रैक्शन, दिलचस्पी उसमें बढ़ जाता है। तो उस मैडम डिवारेंस ने उससे छुटकारा पाने के लिए तुरीन एक जगह है फ्रांस में, उसी जगह उस तुरीन के एक मठ में शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे रखवा देती है। लेकिन वहां उसको मन नहीं लगता है। फिर वहां छोड़ करके, मठ से निकल करके फ्रांस के सड़कों पर गलियों में इधर उधर आवारा की तरह भटकते रहता है रोजी रोजगार के तलाश में। कभी रोजगार मिलता तो उसे छोड़ देता, कभी नौकरी मिलती तो उसे छोड़ देता, कोई भी कारोबार करता उसमें सफल हो जाता और इस तरह से आवारागर्दी की तरह फ्रांस के सड़कों पर वह घूमता रहता है। और फिर चारों तरफ घूम करके फिर से वह मैडम डिवारेंस के द्वार पर जा खड़ा होता है और मैडम डिवारेंस अपने प्रति इतना आसक्ति देख करके, इतना श्रद्धा देख करके, प्रेम भाव देख करके, मैडम डिवारेंस जिसके संरक्षण में रूसो को रखा जाता है, वह रूसो को अपना प्रेमी के रूप में स्वीकार कर लेती है। और कुछ दिन के बाद पुनः रूसो फ्रांस से अपना मातृभूमि जनेवा जाता है 1737 ईस्वी में। और फिर कुछ दिन तक जनेवा में रहने के बाद फिर से वह मैडम डिवारेंस के पास जाता है। जब वह मैडम डिवारेंस के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि मैडम डिवारेंस अपने लिए एक दूसरा प्रेमी को तलाश कर रखी है, एक दूसरा प्रेमी को तलाश ली है। ऐसे में स्वाभिमानी रूसो को बहुत गहरा धक्का लगता है और बहुत दुखी होता है और इस हालात में पीड़ित रूसो 2 वर्षों तक एकांकी जीवन जीता है। इस हालात में पीड़ित रूसो 2 वर्षों तक एकांकी जीवन जीता है। इसी दौरान रूसो को एक धोबन से भेंट होता है जिसका नाम है थेरसी। थेरसी बहुत गरीब महिला थी और वह रूसो के सामने अपना आंचल को फैला देती है। रूसो उससे प्यार करने लग जाता है, प्रेम करने लग जाता है और रूसो उसे अपनी प्रेमिका के रूप में स्वीकार कर लेता है और उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप, जो आधुनिक युग की भाषा है, रहने लगता है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगता है थेरसी के साथ, जो एक गरीब धोबिन है, महिला है, और रूसो को उससे 5 संतान होता है।
लेकिन उसमें से एक को भी रूसो स्वीकार नहीं करता है। वह सब संतानों को अनाथालय में रखवा देता है, अनाथालय में रख देता है। सत्रह 1741 ईस्वी में वह रोजी रोजगार के तलाश में इधर उधर भटकता है फ्रांस के गलियों पे, फ्रांस के सड़कों पर। तो उसके कुछ मित्रों की सहायता से रूसो को फ्रांस के राजदूत के डेनिस शहर में एक नौकरी मिलती है सचिव का। फ्रांस के राजदूत के डेनिस शहर में एक सचिव का नौकरी उसके मित्रों की सहायता से उसे दिलाया जाता है। लेकिन रूसो का मन चंचल है, उसका कोमल भावना पर बचपन में ही जो उसके पिता ने उसे उचित शिक्षा नहीं दिया और गलत अश्लील पुस्तक पढ़ के सुनाने के लिए कहा करता था, जिसका दुष्प्रभाव पड़ा और वह कहीं टिक नहीं पाया, कहीं एडजस्ट नहीं कर पाता था, कहीं सामंजस्य नहीं स्थापित नहीं कर पाता था, अपने समाज के अनुकूल उससे समायोजित अपने आप को नहीं कर सकता था। वहाँ भी वह नौकरी, और सेक्रेटरी का नौकरी, जो सचिव का नौकरी मिलता है डेनिस शहर में फ्रांस के राजदूत के सचिव का, उसके मित्रों की सहायता से उसे भी वह मात्र 18 महीने तक नौकरी करके 18 महीने बाद वह छोड़ देता है। इस स्थिति में रूसो के मित्रों ने भी उसे ठुकरा देता है। अब रूसो पीड़ित एकांकी जीवन जीता है। रूसो लिखता है कि ऐसी हालात में मैंने भीख भी मांगना शुरू किया, मैंने भीख भी मांगा है। रूसो की ऐसी स्थिति थी, जो इतना बड़ा महान दार्शनिक था, जो आज अमरत्व को प्राप्त कर चुका है और जब तक चांद सूरज पृथ्वी रहेगा तब तक रूसो का नाम अमर रहेगा। और उसका ऐसी स्थिति रही कि उसे भीख भी मांगना पड़ा। आम जनसाधारण की धारणा होती है कि आम लोगों के तुलना में महान लोगों का जीवन भिन्न होता है, महान लोगों का जीवन बेहतर होता है और आम लोगों के जीवन से महान लोगों का जीवन अच्छा होता है, ऐसा आम धारणा है। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। महान लोग के जीवन में भी कठिनाइयां, दिक्कतें, परेशानियां आती है, ठीक वैसा ही जैसे कि जनसाधारण के जीवन में, सामान्य लोगों के जीवन में। तो कठिनाइयां और दिक्कत परेशानी सभी के जीवन में आता है। महान लोगों का जीवन भी वैसा ही होता है जैसा कि जनसाधारण का। रूसो के जीवन से जुड़ी हुई ये तमाम घटनाएं इन बात को प्रमाणित करता है, सिद्ध करता है। रूसो के मित्रों ने भी ठुकरा देता है, नौकरी भी छूट जाती है, उसे दर दर ठोकर खाना पड़ता है। और रूसो लिखता है कि ऐसी हालात मेरी आर्थिक स्थिति बन जाती है कि हमें भीख भी मांगना पड़ता है। ये महान दार्शनिक की आत्मकथा है, जो विश्व में अमरत्व को प्राप्त कर चुका है और लोकतंत्र सिद्धांत के प्रणेता माने जाते हैं रूसो। चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। रूसो उन दिनों फ्रांस के सड़कों पर टहल रहा होता है। वह उस समय के प्रसिद्ध दार्शनिक दिदरो से मिलने जा रहा होता है। वह जाते वक्त सड़क पर एक अखबार का टुकड़ा गिरा हुआ पाता है और वह उस अखबार को उठा करके पढ़ता है। उसमें एक विज्ञापन छपी होती है। उस समय फ्रांस के एक प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था था डिजॉन एकेडमी। वो डिजॉन एकेडमी के द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित हुआ था, जिसका विज्ञापन उस पेपर के टुकड़ा में पेपर में छपा हुआ था। वह सब अखबार में छपा हुआ था, जो रूसो को सड़क पर चलते हुए मिलता है। रूसो उस विज्ञापन को देखता है। उस विज्ञापन को देखते ही रूसो कुछ चिंतन करता है, एनालिसिस करता है। फिर उसके दिमाग में रूसो लिखता है कि एकाएक हमारे दिमाग में हजारों प्रकाश के किरणें चौंध जाता है और हमारे भीतर विचारों का स्रोत फूट पड़ता है। विचारों का स्रोत फूट पड़ता है। रूसो उस निबंध प्रतियोगिता में भाग लेता है और रूसो का प्रथम पुरस्कार मिलता है। यहीं से रूसो का जीवन चेंज हो जाता है। रूसो का जीवन
यहीं से बदल जाता है। फिर उसके बाद एक से बढ़कर एक रचनाएं उसने लिखी है। द सोशल कंट्रैक्ट, द इमाइली, बहुत सी रचनाएं हैं रूसो का। निबंध प्रतियोगिता का विषय था, क्या कला और विज्ञान की प्रगति ने मानव जीवन का नैतिक पतन किया है या नैतिक विकास में योगदान दिया है। इस पर रूसो विचार देता है कि विज्ञान और कला की प्रगति ने मानव जीवन का नैतिक पतन किया है। मनुष्य शुरू में बहुत ही निष्पाप जीवन जीता था और बहुत भोला भाला होता था और बहुत प्रसन्नचित जीवन जीता था, लेकिन विज्ञान और कला के कृत्रिम जीवन ने मानव जीवन को बहुत ही नरक तुल्य बना दिया है। रूसो इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाता है, तब से उसका जीवन बदल जाता है। उसके बाद एक से बढ़कर एक रचनाएं रच डालता है, एक से बढ़कर एक लेख वह लिखता है, जिसमें सब प्रसिद्ध लेख रहा है द सोशल कंट्रैक्ट, द इमाइली। सोशल कंट्रैक्ट पर राजनीतिक विचार प्रस्तुत किया गया है रूसो के द्वारा। राज और सरकार के बारे में कही गई है। राज क्या बताऊं, लोकतंत्र सिद्धांत के प्रणेता रूसो को माना जाता है। रूसो लोकतंत्र सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं और रूसो इस सिद्धांत के रूसो को माना जाता है। कॉमनवेल्थ थ्योरी रूसो ने दिया और फ्रांस में जब राज क्रांति हुई, जो वहां के राजा कहा करता था कि मैं ही कानून हूं, स्वेच्छाचारी और निरंकुश हुआ करता था, राजा का आदेश ही कानून हो, जो मैं बोलूं वही कानून है। तो रूसो के लेखों ने राजतंत्र का नींव खोद डाला, नींव उखाड़, नींव को हिला दिया और इससे राजा, फ्रांस के राजा घबरा गया, क्रुद्ध हो गया, विक्षुब्ध होने लगा। लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत प्रतिपादन करने का काम, लोकतंत्र के सिद्धांत गढ़ने का काम, प्रतिपादित करने का काम सर्वप्रथम रूसो ने किया था, कॉमनवेल्थ थ्योरी दे करके। इसके पहले दुनिया में राजतंत्र था। जब उसने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया तो राजा को घबरा गया, फ्रांस के राजा, और वह विक्षुब्ध हो गया, क्रोधित हो गया। रूसो को गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाता है और उसकी एक दूसरी रचना है द इमाइली। इमाइली ने उन्हें शिक्षा सिद्धांत पर लिखा है और पारंपरिक शिक्षा पद्धति को उन्होंने आलोचना किया है। इसलिए पादरी लोग, धर्म के पुरोहित, धर्म के ठेकेदार उससे बहुत क्रोधित हो गए थे। वो भी विक्षुब्ध थे और वो भी घबराने लगे थे, क्योंकि उनका भी अधिकार सत्ता जगमगाने लगा था, छीनने लगा था रूसो के लेखों से। तो रूसो के लेखों ने फ्रांस के राजक्रांति का पृष्ठभूमि तैयार किया था। रूसो के लेखों ने राजतंत्र के नींव खोद डाली थी, नींव में दरार पैदा कर दिया था। राजतंत्र का किला ढहने वाला था। रूसो के लेखों के माध्यम से रूसो के लेखों ने फ्रांस की जनता को इस कदर प्रभावित किया कि राजक्रांति के लिए उठ खड़े हुए। यानी फ्रांस के राजक्रांति का बिगुल फूंकने का काम दरअसल में रूसो ने ही किया था। तो फ्रांस के राजा ने घबरा करके रूसो को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। वही दूसरी ओर इसकी मातृभूमि यानी जेनेवा परिषद ने रूसो की ये दो रचनाएं जो थी, द सोशल कंट्रैक्ट और द इमाइली, दोनों को जला दिया गया, इसकी रचना को। और जेनेवा परिषद ने रूसो को बंदी बनाने का आदेश दिया और इधर फ्रांस के राजा ने भी रूसो को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। रूसो जान का खतरा महसूस करने लगा। रूसो को प्रताड़ित किया जाने लगा राजा के चाटुकारों द्वारा। जेनेवा में भी उसको प्रताड़ित किया जाने लगा। अब वह न जेनेवा में रहने लायक रह गया न फ्रांस में। रूसो फ्रांस और जेनेवा से छोड़ करके अपने भाग गया ब्रिटेन, इंग्लैंड। फिर वहां भी वही स्थिति हुई। रूसो कभी फ्रांस, कभी जेनेवा, कभी इंग्लैंड ऐसे भागता फिरता रहा प्रताड़ित होने के भय से।
जान के खतरे के भय से। और रूसो को जीवन में इतना प्रताड़ना मिला, उसे किसी ने भी पनाह नहीं दिया, हर जगह ठोकरें मिली, इतनी उसके जीवन में ठोकरें लगी कि हर जगह वह प्रताड़ित हुआ और अंत में वह चिड़चिड़ा सा हो गया। अंत में रूसो चिड़चिड़ा हो गया और उसकी विक्षिप्तता बढ़ते जा रही थी, वह विक्षिप्त सा हो गया था और रूसो का बहुत दुखद अंत होता है। 1778 ईस्वी में रूसो का मृत्यु हो जाता है और वह मृत्यु से पूर्व विक्षिप्त सा हो जाता है। वह अपने मित्रों पर भी शक और संदेह करने लगता है कि कहीं हमें मारना तो नहीं चाहते, कहीं इनसे हमारा जीवन का खतरा तो नहीं, क्योंकि जीवन में केवल ठोकरें खाया था, हर जगह उसकी प्रताड़ना मिली। राजा ने उसके लेखों को जला दिया था और उसे बंदी बनाने का भी आदेश दिया था फ्रांस के राजा ने भी। रूसो के मृत्यु के 11 साल बाद फ्रांस में राजक्रांति हुई और इस राजक्रांति का पृष्ठभूमि रूसो को लेखों से ही तैयार हुआ था। कहा जाए तो फ्रांस के राजक्रांति का बिगुल रूसो ने ही फूका था, जिससे राजतंत्र का किला ढह गया। फ्रांस में लुई 16वां का अत्याचार निरंकुश राजा खत्म हो गया। तो इस प्रकार रूसो बहुत प्रताड़ित जीवन जीता है और 1778 में इसको मृत्यु हो जाती है और 1770 में वह फिर बुढ़ापा में वही जो धोबिन था जिसको उसने आंचल को थामा था, उससे वह शादी कर लेता। उससे 5 बच्चे होते, किसी को स्वीकार नहीं करता, सब अनाथालय में डलवा देता है। तो इस प्रकार से रूसो का जीवन बहुत ही उत्तेजनापूर्ण रहा है, बहुत ही दिलचस्प रहा है। और कहा जाता है कि दार्शनिक अपने लेखों, अपने विचारों, अपने रचनाओं से जाने जाते हैं, लेकिन रूसो एक अपवाद स्वरूप ऐसा दार्शनिक रहा है जो अपने रचनाओं और लेखों के साथ साथ अपने दिलचस्प जीवनी यानी उसके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं से भी मशहूर हुआ और रूसो अमरत्व को प्राप्त हुआ। तो यह रूसो की लाइफ हिस्ट्री हम लोग को निराश होने से बचाता है और हमारी हौसला को बुलंद रखता है और हमें हिम्मत टूटने से, हौसला टूटने से बचाता भी है। तो इस लिहाज से आज मैं यह रूसो को लाइफ हिस्ट्री लेकर के आप लोगों के समझ प्रस्तुत हुआ और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। समय बहुत हो चुका है, 28 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा और अंत में तमाम दर्शकों को मैं हृदय से प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।